नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे कंपनी अकाउंट्स को। तो कंपनी अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए हम पहले इसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बांट लेते हैं। कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। एक बड़ी कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। शेयर कैपिटल को कुछ कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का दूसरा नाम होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर। इसका मतलब होता है कंपनी कितने शेयर को इशू करके मार्केट से मैक्सिमम पैसा उठा सकती है। इशूड शेयर कैपिटल। द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से कंपनी जितने शेयर्स को इशू करती है उसे इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। इशूड कैपिटल में से जितने शेयर कैपिटल को पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय कंपनी। जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, कंपनी जितने पैसे मंगवाती है उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल। द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय शेयर होल्डर आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज पेड अप कैपिटल। मंगवाए हुए पैसों में जितना पब्लिक पे करती है उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर में भी। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनमें यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी इन्हें डिविडेंड नहीं दे पाती, लेकिन इनके डिविडेंड को कंपनी रिजर्व कर लेती है और यदि नेक्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट से इन्हें डिविडेंड देती है। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें डिविडेंड को रिजर्व नहीं किया जाता। यदि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यदि किसी ईयर में कंपनी को एडिशनल प्रॉफिट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एडिशनल डिविडेंड लेने के हकदार होंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कंपनी के एडिशनल प्रॉफिट होने पर भी इन्हें एडिशनल डिविडेंड नहीं मिलता, इन्हें अपने फिक्स्ड रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको रिडीम किया जा सके उन्हें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है पेड बैक। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको रिडीम ना किया जा सके उन्हें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके उन्हें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं और जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट न किया जा सके उन्हें नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। शेयर में भी इशूड फॉर कैश और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स में भी इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर। शेयर्स को या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर पब्लिक ऑफर की तरह इशू किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, वो केवल प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती है। व्हेन शेयर्स आर इशूड थ्रू पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस इज इशूड। जब भी कंपनी पब्लिक ऑफर करेगी तो उसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना अनिवार्य है। फुल नॉमिनल वैल्यू में बी डिमांडेड लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसे कंपनी या तो एक बार में मंगा सकती है और उन्हें इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है। एज पर कंपनीज एक्ट, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट के अनुसार एप्लीकेशन पर आने वाला पैसा शेयर के नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं हो सकता। शेयर्स में भी इशूड एट पार, एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम। शेयर्स को एट पार मतलब उसकी फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम और एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से अधिक पर इशू किया जा सकता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, अ कंपनी मस्ट
receive a minimum of 90% subscription against the entire issue. कंपनी को कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। इसका मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसके कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। शेयर्स में बी इशूड एट अ प्राइस अबव इट्स नॉमिनल वैल्यू। द एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी कंपनी शेयर्स को उसके नॉमिनल वैल्यू से ऊपर इशू करती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम इज क्रेडिट टू अ सेपरेट अकाउंट स्टाइल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है उसे एक सेपरेट अकाउंट में क्रिएट किया जाता है जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। The amount of security premium may be utilized only for the purpose stated in Section 78 of the Companies Act 1956। Security premium account के पैसे को कुछ इन जगहों पर ही यूटिलाइज किया जा सकता है। To write off preliminary expenses। Preliminary expenses को राइट ऑफ करने के लिए। Preliminary expenses वो expenses होते हैं जो कंपनी बनाने से पहले किए जाते हैं। To write off expenses of issue of shares of debenture। किसी शेयर या डिवेंचर को इशू करने में जो भी एक्सपेंस आया उसको राइट ऑफ करने में। टू राइट ऑफ कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। यदि कोई डिवेंचर या शेयर को इशू करने में कोई कमीशन देना पड़ा है तो उसे भी राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर। यदि किसी डिवेंचर या शेयर को इशू करने में कोई डिस्काउंट देना पड़ा है तो उसका भी राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। यदि किसी प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को रिडीम करने में कोई प्रीमियम दिया गया है तो उसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूटिलाइज किया जाता है। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर ऑफ कंपनी। जब कंपनी अपने ही मेंबर्स को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करती है तो उसे भी यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। कॉल्स इन एडवांस। Interest is payable by company as provided in the Article of Association of Company. As per Table A, interest is payable 6% per annum. अगर कोई कॉल एडवांस में रिसीव होती है तो वो कंपनी के लिए कर्ज की तरह होती है और कंपनी को इस पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी पे करना होता है। कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय कंपनी एज provided in the Article of Association of Company as per Table A, interest is charged 5% per annum। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल्स इन अरियर किया है तो उसे भी 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। प्रो राटा अलॉटमेंट। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इफ शेयर्स आर अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट फॉर लोअर नंबर ऑफ शेयर्स देन अप्लाइड फॉर, इट इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो सभी शेयर होल्डर को उनके अप्लाई किए हुए शेयर से कम ही शेयर अलॉट होते हैं, जिसे प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इफ अ शेयर होल्डर हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, हिज शेयर में बी फॉरफिटेड। द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर इज फॉरफिटेड। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं दे पाता तो उसके शेयर को जब्त किया जा सकता है और जो पैसे उसने अभी तक दिए हैं केवल उन्हीं को जब्त किया जाता है। ऑन फॉरफीचर, अमाउंट कॉल्ड अप इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफीचर की एंट्री करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को कॉल्ड अप मनी से ही डेबिट किया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स में बी रीइशूड एट अ डिस्काउंट। जिन शेयर को जब्त किया गया है उसे डिस्काउंट पर भी री इशू किया जा सकता है, लेकिन उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना हमने उस पर पहले जब्त कर रखा है। एनी बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर रीइशूड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर को रीइशू करने के बाद यदि फॉरफीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज or directors at a discount or for consideration other than cash। जब भी कंपनी अपने ही एम्प्लॉय या डायरेक्टर को शेयर इशू करती है तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। चलिए अब हम कुछ MCQs को देखते हैं।
Sumitra Limited issue a prospectus inviting application for 12,000 shares of rupees 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment and balance on call. सुमित्रा लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और 3 रुपए एप्लीकेशन पर आने हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पर आने हैं और बाकी बचे 2 रुपए कॉल पर आने हैं. पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड. पब्लिक ने कुछ शेयर के लिए अप्लाई किया और उनकी एप्लीकेशन मनी आ गई है. Which of the following application money, if received, restrict the company to proceed with allotment of shares as per SEBI guideline? अब नीचे दिए गए कौन सी एप्लीकेशन मनी आने पर सेबी गाइडलाइन के अनुसार अलॉटमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होगी? तो कंपनी ने 12,000 शेयर्स को इशू किया है, लेकिन सेबी गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 90% शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए. तो 12,000 का 90% होता है 10,800, मतलब 10,800 शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड. अब 10,800 शेयर यदि सब्सक्राइब होते हैं तो उन पर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से 32,400 रुपए आने चाहिए. यदि 10,800 शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन सब्सक्राइब होती है तो भी सेबी गाइडलाइन के अनुसार वो वैलिड है. लेकिन यदि 10,800 से नीचे, मतलब यदि कंपनी के पास 32,400 से कम रुपए आते हैं तो वो अलॉटमेंट इनवैलिड होगा. तो इन ऑप्शंस में सारे अमाउंट 32,400 से बड़े हैं 30,000 को छोड़कर. तो इसमें जो आंसर है वो है सी 30,000. नेक्स्ट, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड ओनली 7,000 शेयर वर रीइशूड एट द रेट 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. कंपनी ने 10,000 शेयर्स को जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है उन्हें फॉरफिट किया है, जिस पर फाइनल कॉल मनी 3 रुपए नहीं आए हैं, मतलब उस पर 7 रुपए आ चुके हैं. एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर रीइशूड. इन 10,000 शेयर में से केवल 7,000 शेयर्स को रीइशू किया गया है. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स. तो बचे 3,000 शेयर को रीइशू करते समय कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स पर 7 रुपए, मतलब 70,000 रुपए फॉरफिटेड हैं. हम इसे अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं. पहले 7,000 शेयर्स जिस पर 7 रुपए के हिसाब से 49,000 रुपीज़ फॉरफिटेड है. नेक्स्ट 3,000 शेयर्स जिस पर 7 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपीज़ फॉरफिटेड हैं. कंपनी ने 7,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है. बचे 3,000 शेयर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमने इस पे पहले जब्त कर रखा है, मतलब 21,000. अगला क्वेश्चन है, सावित्री लिमिटेड issued 50,000 8% debentures of 100 each at a certain rate of premium and to be redeemed at 10% premium. सावित्री लिमिटेड ने 50,000 8% वाले डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, उन्हें कुछ परसेंट के प्रीमियम पर इशू किया है एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, लेकिन उन्हें रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर. एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख, लेकिन P&L अकाउंट में 2 लाख रुपए को एज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट किया हुआ है. एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर्स वर इशूड. तो इन डिवेंचर्स को कितने रेट के प्रीमियम पर इशू किया गया था ये पूछ रहा है. तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट अमाउंट लॉस होता है, मतलब P&L अकाउंट में जो डेबिट किया है वो 2 लाख रुपए का है. और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब कि 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए कंपनी का ये लॉस है, क्योंकि कंपनी इसे रिडीम के टाइम पे प्रीमियम देगी. तो कंपनी को अब तक 5 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन P&L अकाउंट में 2 लाख है. इसका मतलब कंपनी को टोटल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कंपनी ने इशू के टाइम पर प्रीमियम लिया होगा. अब ये 3 लाख 50 लाख रुपए का कितना परसेंट होता है, इसे कुछ इस तरीके से निकालेंगे. तो ये 3 लाख 50 लाख का 6% होता है, तो कंपनी ने इसे 6% के प्रीमियम पर इशू किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम. कंपनी ने 80,000
10% वाले डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, उसे कुछ रेट के डिस्काउंट पर इशू किया, लेकिन इसे 20% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि डिवेंचर को इशू करने पर दिया गया डिस्काउंट और रिडेम्पशन के टाइम पे दिया गया प्रीमियम, ये दोनों कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होते हैं। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिवेंचर्स वाज 25 लाख। इन डिवेंचर को इशू करने से पहले कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं एंड आफ्टर राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 5 लाख और इन लॉस को राइट ऑफ करने के बाद उसका बैलेंस 5 लाख बचता है। इसका मतलब उसमें 20 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिवेंचर्स वर इशूड, तो किस रेट के डिस्काउंट पर इन डिवेंचर को इशू किया गया था। चलिए देखते हैं। कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 25 लाख रुपए का बैलेंस है, जो कि लॉस को राइट ऑफ करने के बाद 5 लाख का बचता है, तो वो लॉस 20 लाख का होगा। अब इस 20 लाख में इशू करने पर जो डिस्काउंट है वो भी है और जो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देंगे वो भी है। तो 80 लाख का 20% पहले इसमें हमने प्रीमियम अलग कर लिया, मतलब 16 लाख, और दूसरी साइड इसमें निकलता है 4 लाख। अब ये 4 लाख कंपनी ने इशू करते समय डिस्काउंट दिया है, तो 80 लाख का कितने परसेंट 4 लाख के बराबर होगा, ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। 4 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100, मतलब 5%। तो कंपनी ने इशू करते समय इसमें 5% का डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेयर ऑफ ₹10 ईच issued at 4 premium out of which 7 including 1 premium was called up and paid up, the uncalled capital will be। मतलब एक शेयर जो कि 10 रुपए का है उसे 4 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया है, मतलब 14 रुपीज पर, जिसमें से 7 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम कॉल्ड अप है। इसका मतलब कंपनी ने शेयर के 6 रुपए और प्रीमियम के 1 रुपए मंगा लिए हैं, लेकिन शेयर के 6 रुपए ही मंगाए हैं, जो कि शेयर की कीमत 10 रुपए है, उसमें से केवल शेयर के 6 रुपए मंगाए हैं, तो अनकॉल्ड अप कैपिटल 4 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी रिसॉल्व टू फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल मनी ऑफ 2.5 रुपी पर शेयर। कंपनी ने 1000 शेयर्स 10 रुपए वाले, जिस पर 7.5 रुपए आ चुके हैं और 2.5 रुपए की फाइनल कॉल मनी नहीं आई है, इन्हें जब्त कर लिया है। मतलब 1000 शेयर्स पर 7.5 रुपए आ चुके हैं। 700 ऑफ दी शेयर्स वर रीइशूड एट 7 पर शेयर। इनमें से कंपनी ने केवल 700 शेयर को रीइशू किया है, वो भी 7 रुपए पर। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट वुड बी। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। कंपनी के पास 1000 शेयर पर 7.5 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए रिजर्व हैं, लेकिन जिसमें से कंपनी ने 700 शेयर को ही इशू किया है, तो हम पहले इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो 700 शेयर पर 7.5 रुपए, मतलब 5,250 रुपए रिजर्व हैं। दूसरी तरफ कंपनी के पास 300 शेयर पर 7.5 रुपए के हिसाब से 2,250 रुपए फॉरफिट हैं, लेकिन कंपनी ने इन 700 शेयर को केवल 7 रुपए पर रीइशू किया है, मतलब कंपनी ने रीइशू के समय पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो ये 5,250 रुपए में से जो 700 शेयर पर 3 रुपए का डिस्काउंट है उसे माइनस कर देंगे, तो 3,150 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में बच जाएंगे, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व में 3,150 रुपए का ट्रांसफर होगा। चलिए अब हम कंपनी अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। कॉल्स इन एडवांस। अ कंपनी में रिसीव फ्रॉम अ शेयर होल्डर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स even though the amount has not been called up. This is how as calls in advance. जब कंपनी को बिना मांगे ही कोई शेयर होल्डर कॉल की पेमेंट कर देता है, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन अरियर। When call is made by a company but the member fails to pay the money called up, such amount which is not received is known as calls in arrear. जब कंपनी मेंबर से कॉल्स के पैसे मांगती है और मेंबर उन पैसों को देने में असमर्थ हो जाता है, तो उन्हें कॉल्स इन अरियर कहा जाता है।
चलिए कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन देखते हैं। भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2006। भारत लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर ₹2 की फर्स्ट कॉल की डिमांड की, लेकिन अशोक, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स, पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर अशोक, जिसके पास 800 शेयर हैं, उसने सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल के पैसे भी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वॉज 3 पर शेयर। फाइनल और सेकेंड कॉल का अमाउंट था ₹3 पर शेयर। पास द जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इन एंट्री को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री में फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 1 लाख शेयर्स पर ₹2। नेक्स्ट एंट्री में बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए आने थे, लेकिन 800 शेयर पर ₹3 एडवांस आ गए, मतलब 2400 रुपए एडवांस आ गए, तो कंपनी के बैंक में आए होंगे 2,02,400। तो ये सिंपल सी एंट्री कॉल्स इन एडवांस की होती है। कॉल्स इन अरियर। घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016। घोष लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स पर ₹2 की फाइनल कॉल डिमांड करी। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। सारे पैसे आ गए, लेकिन वेंकट, जिसके पास 100 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो इस एंट्री को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री ड्यू करने की, तो 50,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल ₹2 की मंगाएंगे। तो शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिस पर 50,000 शेयर्स पर ₹2 मतलब 1 लाख की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री में कॉल्स इन अरियर हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी को फाइनल कॉल के टाइम पे 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन एक व्यक्ति जिसने 100 शेयर्स पर ₹2 अटका दिए हैं, तो इसका मतलब उसने ₹200 फंसा दिए। तो अरियर हुआ 200 का, 1 लाख रुपए चाहिए था, 200 का अरियर हो गया, तो बैंक में आया होगा 99,800। तो ये सिंपल सी एंट्री है कॉल्स इन एडवांस की। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो 3 तरीके से सब्सक्राइब हो सकते हैं: अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो राटा अलॉटमेंट भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट को। प्रो राटा अलॉटमेंट। When there is oversubscription, it is not possible to issue shares to all the applicants. Under such a situation, company may reject some applications altogether, allots in full or some applications, and makes a pro rata allotment on some applications. Pro rata means proportionately. जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो सभी एप्लीकेंट्स को सारे शेयर अलॉट कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस सिचुएशन में कंपनी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और कुछ को अलॉट कर देती है। और प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, मतलब अनुपात में शेयर्स को अलॉट करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन द कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स एट प्रो राटा बेसिस, देन इट हैज टू अलॉट 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। मतलब जब कंपनी डिसाइड करती है प्रो राटा अलॉटमेंट के बेस पर शेयर्स को अलॉट करना, तो वो 10,000 ही एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करती है, बल्कि उन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। थस द रेशियो विल बी 20,000:10,000, मतलब 2:1। तो यहाँ पर 20,000 शेयर की एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं, तो यहाँ रेशियो होगा 2:1। हैंस एन एप्लीकेंट्स ऑफ 2 शेयर्स विल रिसीव 1 शेयर्स। तो यहाँ 2 शेयर के एप्लीकेशन पर कंपनी एक ही शेयर को अलॉट करती है। यही प्रो राटा अलॉटमेंट है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इस ₹5 के अंदर वो ₹2 का प्रीमियम भी है। तो इसमें ₹3 तो शेयर्स के हैं
और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। टोटल अलॉटमेंट पर जो 5 रुपये आ रहे हैं इसमें 3 रुपये शेयर्स के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं और बाकी बचा पैसा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर आएगा। एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 92,000। एप्लीकेशन 92,000 के लिए आ गए। हमने शेयर्स 60,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन 92,000 आ गए, जिनमें से एप्लीकेंट्स पहले 40,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दिए जाएंगे, उसके बाद 50,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दिए जाएंगे और बचे 2,000 एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं होगा। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। कंपनी के पास 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। कंपनी इन्हें 3 कैटेगरी में बांटती है, पहले 40,000, उसके बाद 50,000 और उसके बाद 2,000। जो पहले 40,000 शेयर्स हैं, कंपनी इन सबको शेयर अलॉट नहीं कर रही। यहाँ पर केवल जो पहले 40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन है, इस पर कंपनी केवल 30,000 एप्लीकेशन को ही शेयर अलॉट कर रही है और बचे 10,000 एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ करेगी। अगले 50,000 जो शेयर हैं, उसमें से भी कंपनी केवल 30,000 एप्लीकेशन को ही शेयर अलॉट कर रही है। बचे 20,000 शेयर्स के पैसे भी अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ किए जाएंगे और बचे 2,000 शेयर्स पे कंपनी कोई भी अलॉटमेंट नहीं कर रही है। तो कंपनी ने पहले 40,000 में 30,000 को अलॉट किया, दूसरे 50,000 शेयर पे भी 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन को अलॉट किया और जो ये 10,000 और जो ये 20,000 एप्लीकेशंस हैं, इसको कंपनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगी और जिन्हें कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात है, यदि उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो प्रो राटा अलॉटमेंट में उसको 800 से कम शेयर ही अलॉट होंगे। एंड सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2। अब यहाँ पर सोहन को 600 शेयर अलॉट हुए हैं, इसका मतलब उसने 600 से ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। मोहन जिसने अप्लाई किया है 800 शेयर के लिए, उसे 800 से कम शेयर मिले होंगे। सोहन जिसको मिले हैं 600 शेयर, तो उसने 600 शेयर से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। देखते हैं, मोहन कैटेगरी 1 में अप्लाई करता है, मतलब उसे कैटेगरी 1 में 30,000 शेयर देंगे 40,000 एप्लीकेशंस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो है 3:4 का। तो 800 शेयर्स पे भी 3:4 के हिसाब से मोहन को 600 शेयर ही अलॉट होंगे और सोहन जिसको मिले हैं 600 शेयर्स, तो उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। देखिए, मोहन से जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं वो आए हैं 800 एप्लीकेशन पर 3 रुपये, मतलब कि 2400। लेकिन कंपनी ने उसे 600 शेयर ही अलॉट किए हैं, तो कंपनी उसके 600 शेयर के पैसे को ही शेयर कैपिटल में अलॉट करेगी। तो 1800 रुपये को कंपनी ने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। बाकी मोहन के 600 रुपये अभी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब कंपनी 600 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करती है। लेकिन 600 रुपये तो उसके पहले से ही कंपनी के पास एक्स्ट्रा हैं, तो अब कंपनी उससे 2400 शेयर पर ही पैसा मंगवाती है, लेकिन मोहन पैसे नहीं दे पाता और कॉल्स इन अरियर हो जाता है। सोहन एक व्यक्ति है जिसने एप्लीकेशन के टाइम पर 1000 एप्लीकेशन पर 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये दिए होंगे, लेकिन उसे 600 शेयर ही अलॉट हुए हैं, तो कंपनी उसके 600 शेयर के 1800 रुपये ही शेयर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेगी। अब कंपनी के पास सोहन के 1200 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब कंपनी सोहन से अलॉटमेंट के टाइम पे 600 शेयर पर 5 रुपये, मतलब 3,000 रुपये ड्यू करती है, लेकिन सोहन के 1200 रुपये कंपनी के पास पहले से ही पड़े हैं। तो अब कंपनी सोहन से 1800 रुपये मंगाती है, जो कि सोहन इन पैसों का अरियर कर देता है। कंपनी 60,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये का अलॉटमेंट ड्यू करती है, जिसमें कंपनी के पास 30,000 शेयर्स पर 3 रुपये, मतलब 90,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो कंपनी को अब 2,10,000 रुपये और चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर। लेकिन एक व्यक्ति है मोहन जिसने 2400 का अरियर किया, एक व्यक्ति है सोहन जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर 1800 का अरियर किया।
तो ये दोनों पैसे कंपनी के पास नहीं आए। कंपनी के पास 2,10,000 रुपये आने चाहिए थे, जिसमें से 2,400 रुपये मोहन के नहीं आए, 1,800 रुपये सोहन के नहीं आए, तो कंपनी के पास 2,05,800 रुपये ही आए होंगे। चलिए इन्हें एंट्री करके समझते हैं। पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन पर कंपनी के पास 92,000 एप्लीकेशंस आए, जिस पर कंपनी ने 3-3 रुपये डिमांड किए थे, तो 2,76,000 रुपीज़ रिसीव हो गए। नेक्स्ट एंट्री में हम देखते हैं शेयर एप्लीकेशन पर जो पैसे आए थे उसे किस तरीके से एडजस्ट किया गया। तो शेयर एप्लीकेशन पर 2,76,000 आए थे, जिस पर कंपनी केवल 60,000 शेयर्स के पैसे ही रख सकती है। तो 60,000 पर 3 रुपये, मतलब कि 1,80,000 कंपनी ने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। कंपनी 2,000 शेयर को रिजेक्ट करती है, मतलब 2,000 शेयर्स और 3 रुपये के हिसाब से कंपनी 6,000 रुपये को रिफंड करेगी। कंपनी ने पहली कैटेगरी वाले 10,000 शेयर्स और दूसरी कैटेगरी वाले 20,000 शेयर्स, मतलब टोटल 30,000 शेयर्स पर 3 रुपये को अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेगी। मतलब 3,000 इंटू 30,000 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़ को शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। अगली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी को 3 लाख रुपए चाहिए, मतलब 60,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कंपनी को 3 लाख रुपए चाहिए, जिसमें शेयर्स के पैसे होंगे 1,80,000 और प्रीमियम के पैसे होंगे 1,20,000। अगली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को अलॉटमेंट पे चाहिए अब 2,10,000, जिसमें से मोहन और सोहन के मिलाकर टोटल 4,200 का अरियर हो गया। तो कंपनी के बैंक में 2,05,800 रुपीज़ ही रिसीव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 20 रुपये और कंपनी उन्हें कुछ इन टुकड़ों में मंगवाती है। एप्लीकेशन पर 5 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपये, सेकंड कॉल पर 5 रुपये और फाइनल कॉल पर 3 रुपये। और एक कंपनी किसी व्यक्ति को शेयर्स इशू करती है, जिसके बदले में वो कंपनी को पैसे देता है। मान लेते हैं उस व्यक्ति ने कंपनी को केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही पैसे दिए हैं, तो कंपनी केवल अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के पैसे को ही फॉरफिट कर सकती है। हमेशा याद रखना है, कंपनी केवल उन्हीं पैसों को फॉरफिट कर सकती है जो व्यक्ति ने पे किए हैं। जो पैसे कंपनी के पास आए ही नहीं, कंपनी उन्हें फॉरफिट नहीं कर सकती। चलिए हम इन्हें कुछ केसेस में समझते हैं। पास एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। P Limited forfeit 100 shares of 100 each held by Sumit for non-payment of final call of ₹20. These shares were issued at 10% premium payable on allotment. कंपनी ने 100 रुपये फेस वैल्यू वाले 100 शेयर्स को जिन पर 20 रुपये नहीं आए उन्हें जब्त कर लिया। इन शेयर्स को 10% प्रीमियम पर इशू किया गया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फॉरफीचर अकाउंट। अब कॉल्ड अप अमाउंट है 100 शेयर्स पर 100 रुपीज़, तो मतलब 10,000 रुपीज़, लेकिन शेयर्स पर 20 रुपये नहीं दिए गए, मतलब 2,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आए। तो कंपनी के पास 100 शेयर पर केवल 80 रुपये ही आए, मतलब 8,000 रुपये ही रिसीव हुए, तो कंपनी इन्हें ही फॉरफिट कर सकती है। नेक्स्ट केस है बी लिमिटेड फॉरफिट 40,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each on which ₹15 has been called up, including 5 for premium. कंपनी ने 20 रुपये वाले 40 शेयर्स को जब्त किया, जिस पर 15 रुपये का ही कॉल किया है, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है। ₹5 पर शेयर हैव ओनली बीन रिसीव ऑन दी शेयर। कंपनी को इन 40 शेयर पर केवल 5 रुपये ही रिसीव हुए हैं। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप वैल्यू मतलब 40 शेयर पर 10 रुपये, 400 रुपये ही डेबिट होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में इसका प्रीमियम 40 शेयर पर 5 रुपये मतलब 200 रुपये, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट में 40 रुपये पर 10 रुपये जो कि अरियर हुए हैं उसे लिखेंगे, और फॉरफीचर अकाउंट में वो बैलेंस आएगा जो कंपनी को रिसीव हुए हैं, मतलब 5 रुपये ही कंपनी को रिसीव हुआ है इन 40 शेयर पर, तो कंपनी केवल इन्हें ही रिजर्व कर सकती है। थर्ड केस है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स
of ₹10 each issued at 10% प्रीमियम। कंपनी ने 10 रुपए वाले 200 शेयर को जब्त किया जिन्हें 10% प्रीमियम पर इशू किया गया था और ये 11 रुपए बनते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर जिसके अंदर ही प्रीमियम है, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पर और बाकी बचा फाइनल कॉल पर। ओनली एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स अगेन द फुल कॉल्ड अप मनी। केवल एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है, मतलब इन 200 शेयर पर कंपनी को केवल 3 रुपए ही रिसीव हुए हैं। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी: शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में इन 200 शेयर्स पर 10 रुपये मतलब 2000 रुपये आएंगे। प्रीमियम इसमें 10%, 10 रुपये का 10% 1 रुपये आता है, तो 200 शेयर पर 1 रुपये मतलब कि प्रीमियम 200 रुपये होगा। कंपनी के पास केवल इन 200 शेयर पर एप्लीकेशन मनी ही आई है, मतलब 11 रुपये में कंपनी के पास केवल 3 रुपये आए हैं, 8 रुपये नहीं आए, तो अरियर होगा 8 रुपये का। तो 8 रुपये गुणा 200 शेयर 1600 का अरियर हो गया और कंपनी के पास आए हैं 3 रुपये, तो ये फॉरफीचर होंगे। 200 शेयर पर 3 रुपये मतलब कि 600 रुपये को फॉरफिट किया जाएगा। अगला टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विक्रम लिमिटेड फॉरफिट 5000 शेयर्स ऑफ निखिल who had applied for 6000 shares for non-payment of allotment money of 5 per share and first and final call of ₹2 per share. Only application money of 3 was paid by him. Out of these 3000 shares were reissued at the rate 12 per share as fully paid up. निखिल जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 5000 शेयर अलॉट किए, लेकिन उसने 5 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, केवल उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए ही दिए हैं। तो कंपनी ने उसके इन 5000 शेयर्स को जब्त कर लिया, लेकिन इसमें से 3000 शेयर्स को ही रीइशू किया। तो कंपनी के पास निखिल ने 6000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 18000 रुपए दे दिए हैं। तो कंपनी के पास निखिल के 18000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे आ चुके हैं। अब कंपनी ने उसके इन 5000 शेयर्स को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 3000 शेयर्स और 2000 शेयर्स। इन 3000 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा इशू कर दिया 12 रुपए पर। अब कंपनी के पास पहले से ही निखिल के 18000 रुपए फॉरफिट हैं, तो इस 18000 रुपए को 3000 शेयर्स और 2000 शेयर्स पे हम तोड़ते हैं। तो 3000 शेयर्स पर 10800 फॉरफिट है और 2000 शेयर्स पर 7200 फॉरफिट है। लेकिन कंपनी ने 3000 शेयर ही इशू किए हैं, इसीलिए इन 2000 शेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इन्हें एंट्रीज से समझते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में टोटल कॉल्ड अप वैल्यू मतलब 5000 शेयर्स पर 10 रुपये, 50,000 रुपये आएंगे। कंपनी के पास कॉल्स इन अरियर हो गया 32,000 का और कंपनी के पास 18,000 निकल के पहले से पड़े थे, तो जो पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं कंपनी केवल उन्हें ही फॉरफिट कर सकती है। तो कंपनी के पास निखिल के 18,000 रुपये आ चुके थे और कंपनी ने इन 18,000 रुपये को फॉरफिट कर लिया। अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी ने इन 3000 शेयर्स को 12 रुपये पर इशू किया है, तो इन 3000 शेयर्स पर 12 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि 2 रुपये प्रीमियम पर है। तो शेयर के 3000 इंटू 10 बनते हैं मतलब 30,000 और 3000 शेयर्स पर 2 रुपये प्रीमियम है मतलब कि 6,000 रुपये। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पूरा का पूरा इन 3000 शेयर्स पर 10,800 रुपये एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। धर्मेश लिमिटेड फॉरफिट 3000 shares of ₹10 each issued at 2 premium for non-payment of first call of 2 per share. Final call of 3 per share was not yet made. धर्मेश लिमिटेड ने 3000 शेयर्स 10 रुपये वाले जिसे 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया था उसे जब्त कर लिया है, क्योंकि उस पर फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं आए। कंपनी ने अभी 3 रुपये की फाइनल कॉल को नहीं मंगाया है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर रीइशूड एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। कंपनी इन 3000 शेयर में से केवल 2000 शेयर ही इशू कर रही है, तो यहाँ भी हमें इन्हें 2 कैटेगरी में तोड़ना होगा, 2000 शेयर और 1000 शेयर।
तो कंपनी के पास 3000 शेयर्स पर 5 रुपये आ चुके हैं, मतलब 15,000 रुपये आ चुके हैं। इन 3000 शेयर्स को भी हम दो कैटेगरी में तोड़ लेते हैं, 2000 शेयर और 1000 शेयर। इन 2000 शेयर को रीइशू किया गया है 10 रुपये पर शेयर पर। तो कंपनी के पास पहले से पड़े हैं 15,000। इन 15,000 को हम 2000 और 1000 में रेशियो में तोड़ लेते हैं। तो 15,000 को 2:3 में तोड़ने पर आता है 10,000 और 1:3 में तोड़ने पर आता है 5,000। कंपनी ने 1000 शेयर्स को इशू नहीं किया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इसे भी हम एंट्री पे देखते हैं। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। हमेशा याद रखना है, कंपनी ने इस बार पूरी फेस वैल्यू को कॉल नहीं किया। अभी फाइनल कॉल 3 रुपए की मंगानी बाकी है, तो कंपनी ने केवल 7 रुपए ही कॉल किए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से ही एंट्री होती है। तो कंपनी ने 3000 शेयर पर केवल अभी 7 रुपए मंगाए हैं, मतलब 21,000 रुपए से डेबिट होगा। उसके बाद कंपनी के पास 15,000 रुपए आ चुके हैं, तो जो पैसे आए हैं कंपनी उन्हें ही फॉरफिट करेगी। तो 15,000 फॉरफिट हो गए और कॉल्स इन अरियर में 6,000 रुपीज क्रेडिट होगा। कंपनी ने अब इसे रीइशू किया है, तो रीइशू के टाइम पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी इन्हें जब 10 रुपये पर रीइशू कर रही है, तो 2000 शेयर पर 10 रुपये मतलब 20,000 रुपये आ जाएंगे। अब जो फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000, क्योंकि यहाँ से हमें रीइशू के टाइम पर कोई भी अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।